तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? खनिज संसाधन को। किसको पढ़ेंगे? खनिज संसाधन को। और ये हमारा जो चैप्टर जो है ज्योग्राफी का, ये इसके बाद बच्चों और हमारा 2 चैप्टर बचता है, ठीक है ना? खनिज संसाधन और इसके बाद फिर एक और ऊर्जा संसाधन है शायद आप लोगों का। तो ये दोनों चैप्टर को बच्चों आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है? हम सारे क्लास को यहाँ पे आपका करवाते हुए आ रहे हैं। और इसके बाद बच्चों देखते हैं, अगर हम खनिज संसाधन की अगर हम बात करें, ये चैप्टर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे हर बार एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? ऑब्जेक्टिव से भी क्वेश्चन आते हैं और सब्जेक्टिव से भी। लेकिन यदि आप हमारे इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसे समझेंगे तो इस चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो। कहीं से अगर वो ऑब्जेक्टिव उठा करके देगा तो कंफर्म है कि यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा, ठीक है ना? तो देखते हैं, लेट ना करते हम चलते हैं अपने क्लास की ओर। सबसे पहले हम लोग खनिज संसाधन के बारे में अगर बात करें कि खनिज संसाधन में खनिज क्या है, खनिज क्या है, क्योंकि संसाधन से ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं संसाधन क्या है। तो संसाधन नहीं, पहले हम लोग जान लेते हैं क्या है खनिज क्या है। तो ध्यान से समझना है क्या है कि पृथ्वी के भूप्रपटी पे प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले, पृथ्वी के भूप्रपटी पे प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व तथा यौगिक को क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे, ठीक है? मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी के अंदर में कोई भी पदार्थ है जो प्राकृतिक का है, जो किसका है? प्राकृतिक का है। और अगर उसके अंदर में यदि वो पदार्थ या तो तत्व है या फिर वो क्या है? यौगिक है, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे बाबू? खनिज कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? खनिज कहेंगे। या फिर हम लोग दूसरी परिभाषा हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इस धरती पे जितने भी पदार्थ होते हैं उसमें 2 ही गुण होते हैं, या तो भौतिक या फिर रासायनिक होते हैं। लेकिन साथ ही में उसमें एक चीज और होना चाहिए कि वो हमारे उपयोग में आना चाहिए। खनने के बाद वो जो पदार्थ निकला उसमें या तो भौतिक गुण या फिर रासायनिक गुण, साथ ही में वो क्या होना चाहिए? हमारे उपयोग के लायक होनी चाहिए। तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? खनिज कहेंगे, ठीक है ना? तो देखो ध्यान से अब यहाँ पे समझते हैं। खनिज जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं खनिज? 2 प्रकार के। कौन कौन होते हैं बाबू मेरे? धात्विक और अधात्विक खनिज। खनिज कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। एक होते हैं धात्विक खनिज और एक होंगे अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज। कोई दिक्कत है? बोलो। खनिज कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। एक क्या होते हैं? धात्विक, और दूसरा क्या होते हैं? अधात्विक खनिज। अब देखो ध्यान से, धात्विक खनिज क्या होता है? तो ऐसे खनिज, ठीक है, जिसमें धातु के गुण पाया जाता है। जिसमें क्या पाया जाता है बाबू? धातु के गुण पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? धात्विक खनिज कहते हैं, ठीक है? जिसमें किसका गुण पाया है? धातु के गुण जिसमें मिलते हैं उसे हम लोग कहते हैं धात्विक खनिज। और ये भी होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला कौन होता है बाबू? बोलो। लौह युक्त। कौन सा? लौह युक्त खनिज। और फिर दूसरा कौन होता है? अलौह युक्त खनिज। कौन होता है? अलौह युक्त। तो ध्यान से समझना है बातों को, ठीक है? देखो, खनिज पृथ्वी के अंदर से जो भी पदार्थ निकलती है, अगर वो हमारे उपयोग में है, क्या चीज में है? उपयोग में है, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे, ठीक है? फॉर एग्जांपल हो गया लोहा। क्या हो गया? लेकिन याद रखना, लोहा कभी भी हमारे पृथ्वी के अंदर से डायरेक्ट नहीं निकलता है, ठीक है ना? लोहा कभी भी हमारे पृथ्वी के अंदर से डायरेक्ट नहीं निकलता है। लोहा का क्या होता है? एक अलग रूप होता है जिसको हम लोग लौह अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे लौह अयस्क कहते हैं। उसको फिर क्या कहते हैं? उसको मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है ना? उसको साफ सुथरा किया जाता है, तब जाकर के हमको क्या मिलता है? लोहा मिलता है। तो पृथ्वी के अंदर से जैसे निकला लोहा, कोयला, चूना पत्थर, है ना? जैसे हो गया तुम्हारा क्या हो गया, और बहुत सारे ऐसे खनिज है, जैसे हो गया तुम्हारा क्या? मैग्नीज, है ना? तो ये सारी चीजें जो कि पृथ्वी के अंदर से निकला, ठीक है ना? और वो अगर हमारे उपयोग में आ रहा है तो वो हमारा खनिज होगा। क्या होगा? खनिज। लेकिन जब इस खनिज को निकाला गया ना, तो इसमें अलग अलग कैटेगरी निकला, ठीक है ना? तो एक इसको 2 वर्गों में बांट दिया गया। एक को रख दिया धात्विक खनिज, एक को रख दिया अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज क्या हुआ? वैसा खनिज जिसमें कि धातु का गुण मिला। जिसमें किसका गुण मिला? धातु का गुण मिला। अब धातु का गुण कहने का मतलब क्या होगा कि वैसा खनिज जो चमकेगा। क्या होगा? चमकेगा। वैसा खनिज जो क्या होगा रे? जिसमें कि तुम्हारा करंट फ्लो करेगा, है ना? तो वो क्या हो जाएगा? हमारा धात्विक खनिज आ जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल में यहाँ देखो ध्यान से,
धात्विक खनिज तो हो गया। अच्छा, ये भी होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं लौह युक्त और एक होते हैं अलोह युक्त। लौह युक्त खनिज क्या होगा? तो लौह युक्त खनिज वैसा खनिज जिसमें लोहे की अंश पाया जाता है। जिसमें लोहे की क्या पाया जाता है रे बाबू? अंश। जिसमें लोहे की अंश पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लौह युक्त खनिज कहते हैं। हाँ, लोहे का अंश अधिक पाया जाता है। हाँ, ये भी कह सकते हैं लोहे के अंश क्या पाए जाते हैं? अधिक पाए जाते हैं। उसे क्या कहेंगे हम लोग? लौह युक्त खनिज कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे में बताओ, जैसे हो गया तुम्हारा, बोलो, लौह अयस्क। पहला नंबर में क्या हो जाएगा? लौह अयस्क। फिर क्या हो जाएगा? मैग्नीज। क्या हो जाएगा बाबू मेरे? मैग्नीज। फिर क्या होगा? निकेल। क्या होगा? निकेल हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? टंगस्टन। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जितने भी हम लिख रहे हैं ये सारे खनिज वो हमारा धात्विक खनिज है। कौन है? धात्विक के साथ में वो क्या है रे? लौह युक्त है। इसमें कहीं ना कहीं लोहे की अंश अधिक मिलती है हमें देखने के लिए। क्या मिलती है? लोहे की अंश अधिक देखने के लिए मिलती है। इसलिए ये हमारा कौन सा खनिज हो जाएंगे? लौह युक्त खनिज हो जाएंगे। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसमें से कौन लौह युक्त खनिज है, तो ध्यान में रखना कि जो वैसा खनिज होगा जिसमें लोहे की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। लोहे की अंश क्या होगी? अधिक होगी। उसे हम लोग क्या कहेंगे? लौह युक्त खनिज कहेंगे। और ओ का मतलब तो हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं। ओ का मतलब होता है नहीं। ओ का मतलब नहीं होता है। मतलब कि ये लौह युक्त हुआ तो ये ओ लगा, मतलब इसमें लोहे का अंश नहीं के बराबर होगा। क्या होगा? लोहे का अंश नहीं के बराबर। यहाँ लिख देते हैं, लोहे के अंश जो होते हैं इसमें वो क्या होता है? न के बराबर होता है। न के बराबर होता है। जैसे क्या हो जाएगा बाबू? बोलो। हाँ, जैसे हो गया तुम्हारा सोना। क्या होगा रे? सोना। देखो ये हमारा धात्विक खनिज ही है। कौन खनिज है? क्योंकि ये एक प्रकार का धातु है, मेटल है ये। तो ये धात्विक खनिज है, लेकिन इसमें लोहे की मात्रा न के बराबर है, मतलब नहीं है। क्या है ये? नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें दूसरा, सोना के बाद क्या हो जाएगा? चांदी। क्या हो जाएगा बाबू? चांदी। चांदी के बाद क्या हो जाएगा? शीशा। क्या हो जाएगा? शीशा। ये सब क्या है रे? हमारा खनिज है। ये सब क्या है? खनिज है। ठीक है ना? क्योंकि ये सारे चीज़ों को हमको धरती के अंदर से मिलती है। ठीक है ना? और ये सारे पदार्थों में कहीं ना कहीं या तो भौतिक गुण होते हैं या फिर रासायनिक गुण होते हैं, और ये मानव के उपयोग के लिए होते हैं। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? खनिज कहते हैं। कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं है। आगे बढ़े हम लोग। अब देखो, वो धात्विक खनिज के बारे में अगर बात करें तो जस्ट इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा ना। जैसे कि धात्विक खनिज में अभी हम लोग क्या पढ़े कि वैसा खनिज जिसमें धातु के गुण होंगे उसे क्या कहेंगे? धात्विक खनिज। और अधात्विक खनिज में क्या पढ़ेंगे? वैसा खनिज जिसमें धातु के गुण नहीं होंगे। धातु के गुण क्या होंगे रे? नहीं होंगे। उसे कौन सा खनिज कहेंगे? बोलो। ओ धात्विक खनिज। कौन सा खनिज कहेंगे बाबू? ओ धात्विक खनिज कहेंगे। कोई दिक्कत है? बोलो। नहीं। अच्छा, ओ धात्विक खनिज जो होंगे ये दो प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। कौन कौन होंगे रे? कार्बनिक। कौन सा होंगे? कार्बनिक। और दूसरा कौन सा होगा? कार्बनिक। गलत लिखा गया क्या? कार्बनिक। अच्छा रुको, कार्बनिक। ठीक है, कार्बनिक हो जाएगा। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? अकार्बनिक। अब यहाँ पे समझते हैं इसको, कार्बनिक और अकार्बनिक। देखो अब ध्यान से, ये क्या होते हैं? खनिज हम लोग किसे कहेंगे? वैसा खनिज जिसमें जीवाश्म की मात्रा मिलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्बनिक खनिज कहते हैं। ये क्या होते हैं? पृथ्वी पे पाए जाने वाले जितने भी पादप होते हैं, क्या होते हैं? पादप होते हैं, जीव जंतु होते हैं। जब वो कई साल तक पृथ्वी के अंदर में दबे रहते हैं ना, तो उससे जो खनिज बनता है हम लोग उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू मेरे? कार्बनिक खनिज कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है? कार्बन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, कोई दिक्कत है? बोलो। हाँ नहीं। चलो देखो आगे समझते हैं। अब देखो ये क्या हो जाएगा? जैसे एग्जांपल में बताओ तो क्या हो जाएगा कार्बनिक में? जैसे एग्जांपल में हो जाएगा तुम्हारा क्या? पेट्रोल हो जाएगा। ठीक है, कोयला। क्या हो जाएगा? कोयला। ये हमारा कौन सा हो जाएगा बाबू मेरे? कार्बनिक खनिज हो जाएगा। और अकार्बनिक खनिज क्या हो जाएगा? तो वैसा खनिज। अच्छा, इसमें कहीं भी धातु की मात्रा नहीं आएगा। धातु की मात्रा नहीं आएगा। ठीक है, वैसा खनिज जिसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा? हाँ, जिसमें जीवाश्म नहीं होते हैं उसे क्या कहेंगे हम लोग? अकार्बनिक। इसके एग्जांपल में आता है तुम्हारा अभ्रक। क्या आता है बाबू? अभ्रक आ जाएंगे, ग्रेफाइट आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? ग्रेफाइट आ जाएंगे। इसके अंतर्गत में आ जाएंगे तुम्हारा कोयला आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू? कोयला आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा तुम्हारा?
पेट्रोल आ जाएगा। तुम लोग कभी ट्राई करके देखना, ये जो है तुम्हारा अब्रक, ग्रेफाइट सब जो है ये सब जलता नहीं है, ग्रेफाइट जलता नहीं है, ठीक है ना। पेंसिल रहता है ना, पेंसिल में तुम जब पेट्रोल डाल करके आग लगा दोगे ना तो पेट्रोल से क्या हो जाएगा, पेंसिल तुम्हारा जल जाएगा, लेकिन उसका वो जो होता है ग्रेफाइट नहीं जलता है, क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा नहीं है ना। जिसमें कार्बन की मात्रा होती है वही हमारा क्या होता है, जलता है। क्या होता है बाबू, जलता है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, बोलो समझ में आ गया। ये किसी को अगर लिखना है तो लिख लो। तो बच्चों अब जो देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि खनिज संसाधन के प्रकार को देख लिए। किसको देख लिए, खनिज संसाधन के प्रकार को, ठीक है ना। खनिज हम लोग देख लिए कि खनिज कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है, देख, ठीक है ना। अब हम लोग इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे कि भारत में जो है लौह अयस्क के वितरण किस प्रकार का है, मतलब उस पर हमें एक प्रकाश डालना है। क्या डालना है, प्रकाश डालना है, ठीक है। मतलब कि हमारे भारत में लौह अयस्क कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है ना, इसके क्या क्या विशेषताएं हैं, तो वो सब चीज़ों को हमें इसके बारे में लिखना है। प्रकाश डालना मतलब ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन को लिख दिया और उसके बगल में मोमबत्ती जला देंगे, ठीक है ना। प्रकाश डालना ऐसा से गलती से भी नहीं सोचना है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से समझो इस आंसर को। तो देखो उत्तर भारत में लौह अयस्क प्रायः सभी राज्यों में पाया जाता है। लौह अयस्क का मतलब क्या हुआ, इसमें लोहे का अंश होगा या नहीं होगा, बताओ। लोहे का अंश होगा या नहीं होगा, होगा, लोहे का अंश होगा। तो बोला कि उत्तर भारत में जो है लौह अयस्क जो है ये सभी राज्यों में पाया जाता है, लेकिन पूरे भारत का कुल 96% जो अयस्क है वो कहाँ कहाँ मिलता है देखने के लिए, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड। कहाँ कहाँ मिला, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड। यहाँ पे 96% जो लौह अयस्क है इसी राज्य में देखने के लिए मिल जाता है भारत का, ठीक है ना। बाकी का जो 4% है वो बाकी सब राज्य में थोड़ा थोड़ा देखने के लिए मिलता है। उसके बाद बोला कि भारत में 1950 से 1951 में 42 लाख टन लोहे का उत्पादन हुआ था। कितना हुआ था बाबू, 42 लाख टन। कब, 1950 से 51 के बीच में, ठीक है ना। लेकिन जब 2004-05 में जब इसकी मतलब किया गया छानबीन, जब इसका किया गया तो जब इसका डाटा निकाला गया 2004-05 में, तो वहाँ पे पता चला कि ये जो 42 लाख टन जो था यह कितना बढ़ के हो गया है, 1427.1 लाख टन बढ़ गया है। मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गया। कहाँ 42 रुपया, कहाँ 1427 रुपया, तो काफ़ी बढ़ोतरी हुआ कि नहीं हुआ। मतलब हमको लग रहा है कि कितना हो गया, 3 गुना लगभग बढ़ गया, नहीं बढ़ गया जी, 3 गुना बढ़ गया। तो ये देख लो कितना इसमें क्या हुआ, विकास हुआ है लोहे के उत्पादन में, ठीक है ना। और अगर अभी का डाटा निकाल के देखोगे तो और भी इससे अधिक देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि ये तो हमारा डाटा कितना का है, 2004-05 का ही है। कब का है, देखो क्या ये एनसीईआरटी बुक जो है ना इसको अपडेट नहीं किया गया है, ठीक है। ये पुराना जो चलते हुए आ रहा है ना, यही चीज़ बुक हमारा चलते हुए आ रहा है, इसको अपडेट करना चाहिए सरकार को कि कितना क्या क्या। जैसे देखो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं ना जो कि हर साल अपडेट होनी चाहिए। ज्योग्राफी वगैरह हो गया, हिस्ट्री वगैरह हो गया, जीके, मतलब जैसे तुम्हारा कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें कि हर एक दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है, तो उसको अपडेट करते रहना चाहिए। साइंस वगैरह सब सब्जेक्ट को अपडेट करते रहना चाहिए। मैथ नहीं भी करेगा तो चलेगा, लेकिन ये सब सब्जेक्ट को अपडेट करना, ज्योग्राफी तो अपडेट निश्चित होना चाहिए, है कि नहीं है। क्योंकि प्रत्येक दिन ज्योग्राफी मतलब क्या हुआ, कुछ ना कुछ इसमें बदलाव होते रहता है प्रकृति में। तो प्रकृति मतलब नेचर हम लोग इसी में तो पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, तो इसलिए ज्योग्राफी का बदलाव होना चाहिए, कुछ ना कुछ इसमें अपडेट होना चाहिए। तो ये 2004-05 का तुम्हारे बुक में आंकड़ा दिया हुआ है कि ये बढ़ करके 1427.1 लाख टन हो गया। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि लोहे के उत्पादन में क्या हुआ है, भारी विकास हुआ है। कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन को समझ में आया। अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहा है। अगला क्वेश्चन में कहा है कि लौह अयस्क और लौह और अलौह खनिज में अंतर स्पष्ट करें। क्या स्पष्ट करना है, लौह खनिज और अलौह खनिज। हालांकि इसके बारे में भी जस्ट हम चर्चा कर ही दिए हैं, तो देखो थोड़ा सा अंतर यहाँ पे देखो किस प्रकार से लिखना है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि लौह खनिज से आप क्या समझते हैं, तो हम एक लाइन में परिभाषा भी लिख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि लौह खनिज और अलौह खनिज में क्या अंतर है, स्पष्ट करें, तो देखो दुनिया में कोई भी अंतर लिखने के लिए आएगा तो सबसे पहला लाइन तुम लोग को क्या लिखना है, जैसे यही क्वेश्चन को कि लौह और अलौह खनिज में निम्नलिखित अंतर है। क्या है, निम्नलिखित अंतर है। चाहे वो कोई भी चीज़ का अंतर दे देगा, ठीक है ना, चाहे वो धात्विक और धात्विक खनिज का अंतर दे देगा, धातु और धातु का अंतर दे देगा, तो जिसका भी अंतर देगा पहले क्या लिखना है कि इसके और इसके में निम्नलिखित अंतर है, ठीक है ना। अब बीच में क्या करना है, एक लकीर को डाल देना है ना, एक लाइन खींच देनी है बीच में। एक साइड में लौह खनिज, एक साइड में
ओलव खनिज। ये होता है क्वेश्चन बनाने का तरीका, ठीक है ना। अगर हम इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बनाएंगे तो एग्जामिनर जो होगा वो नंबर अच्छे से हमको देगा, उसको समझ में साफ साफ आएगा। अब कोई कोई बच्चा क्या करता है कि लौह और लौह खनिज में अंतर दिया है तो वो पहले एक बार लौह खनिज को लिख देता है और लौह खनिज के बारे में ही सब बात को लिख देता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर नीचे में क्या करता है, ओलव खनिज लिख देता है, हालांकि बुक में ऐसे रहता है, और ओलव खनिज को लिख करके फिर वहाँ पे ऐसे ही लिख देता है डायरेक्ट ओलव खनिज के बारे में। तो ऐसे नहीं करना है, यहाँ पे हमको क्या करना है, एक लाइन इसका एक लाइन इसका, ताकि मास्टर जब पढ़े ना उसको एकदम अंतर साफ झलके, ठीक है ना। तो इसीलिए तो देखो सबसे पहला क्या लिखना है हम लोग को, लौह खनिज में लोहे का अंश अधिक पाया जाता है। लौह खनिज में लोहे का अंश क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। जस्ट ना अभी हम बताएं कि लौह खनिज होंगे उसमें लोहे का क्या होगा, अंश क्या होगा, अधिक होगा। जैसे में क्या हो जाता है तुम्हारा मैग्नीज देख लो, है ना, लौह अयस्क देख लो, निकेल देख लो, ये सब जो में क्या है, लौह का मात्रा क्या होता है, अधिक होते हैं। लौह का मात्रा क्या होता है बाबू, अधिक होते हैं। उसी प्रकार से अगर हम ओलव खनिज की बात करें तो इसमें लौह की मात्रा जो होता है ना कम होता है या फिर ना के बराबर होता है। किसी किसी में तो नहीं है होता है, ठीक है ना, लेकिन किसी किसी में होता भी है तो बहुत ही कम मात्रा में लोहे का अंश होता है। कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ध्यान से अगले क्वेश्चन को देखो, अगले पॉइंट को कहा कि इसका उपयोग लोहे का इस्पात बनाने में किया जाता है। लौह अयस्क जो लौह खनिज जो होते हैं इसका उपयोग किस में होता है, इस्पात बनाने में। इस्पात तुम लोग जानते हो ना, स्टील वगैरह जो देखते हैं ना वो एक इस्पात है। इस्पात ना काफ़ी हार्ड होते हैं, ठीक है ना। आजकल इस्पात का प्रयोग पुल वगैरह निर्माण करने में होने जाने लगा है, ठीक है ना। स्टील इस्पात जो बोलते हैं वही चीज़ें है ये, ठीक है ना। उसके बाद देखो, जबकि ओलव का उपयोग इस्पात बनाने में हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें मजबूती नहीं होती है, मजबूती नहीं होती। अच्छा बताओ मजबूत कौन अधिक होगा, जिसमें लोहे का मात्रा होगा वो मजबूत होगा या फिर जिसमें लोहे का मात्रा नहीं होगा वो मजबूत होगा। तो हम एक अंतर ये भी लिख सकते हैं ना कि जिसमें ये लौह खनिज जो होते हैं ये अधिक क्या होते हैं, मजबूती होते हैं, है ना, और ओलव खनिज मजबूती कम होती है इसकी, ये भी एक अंतर लिख सकते हैं हम लोग। देखो यह जो होते हैं मटमैला कलर का होता है, किस कलर का होता है रे, मटमैला। मटमैला मतलब क्या होता है, जैसे मिट्टी का कलर होता है ना, इसी प्रकार का जब इसको जमीन के अंदर से निकाला जाता है इसी कलर का रहता है, लेकिन फिर इसको साफ किया जाता है, इसको शुद्ध किया जाता है, तब हमको देखने के लिए मिलता है लोहा, मैग्नीज, है ना। तब समझ रहे नहीं। आगे देखो तांबा वगैरह जो भी चीज़ें को तुम लोग देखते हो एकदम पूरा चमचम करता है तो वो डायरेक्ट उस तरह से चमकते हुए नहीं निकलती है, उसका कलर कैसा रहता है, पहले मटमैला रहता है फिर उसको साफ किया जाता है या शुद्ध किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना है। जबकि इसका जो होते हैं ये कई रंग के होते हैं, ओलव खनिज जो होते हैं ये कई रंग के होते हैं, ठीक है ना, इसका रंग का कोई फिक्सेबल नहीं है। उसके बाद अगर बात करें तो ये रवेदार चट्टान में पाए जाते हैं। रवेदार चट्टान मतलब, रवेदार चट्टान जो होते हैं ना ये पृथ्वी के अंदर ही कई सारा पदार्थ जो होते हैं, जो कि जैसे हो गया तुम्हारा जीवाश्म वगैरह हो जाता है ना, अगर वो दब जाते पृथ्वी के अंदर में तो उससे चट्टानें निकलती है ना, तो उसको हम लोग रावेदार चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं, रावेदार चट्टान, ठीक है। तो लौह अयस्क जो होते हैं ये किस में हमको देखने के लिए मिलते हैं, रावेदार चट्टान में देखने के लिए मिलते हैं। उसी प्रकार से जब हम ओलव खनिज की बात करें तो ये कहाँ मिलता है हमको देखने के लिए, ये सभी प्रकार के चट्टान में देखने के लिए मिल जाता है। कौन रे, ओलव खनिज। उसके बाद बताएं, इसके एग्जाम्पल में लिख देना है, क्या हो जाएगा, निकेल, मैग्नीज, लौह अयस्क, और इसके एग्जाम्पल में कौन आ जाएगा, सोना, चांदी, टीन। कोई दिक्कत नहीं ना। तो आज का खनिज संसाधन हम यहीं तक रहने देते हैं, कल के क्लास में हम इसके आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया, चलो ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, बने रहे हमारे चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।